चलिए इसको लेकर के चलते हैं। यहां पर ये दिया है y बराबर e की पावर tan इनवर्स x। इसको हम लिखते हैं dw/2x, मतलब x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो ये dy/dx हो जाएगा। e की पावर x का तो e की पावर x ही रहता है, लेकिन जो x है वो tan इनवर्स x है, यहाँ पर इसका दोबारा करना पड़ेगा श्रृंखला नियम से। तो d/dx ऑफ tan इनवर्स x आपको दोबारा करना पड़ेगा। यहाँ से e की पावर tan इनवर्स x को हम जू का तू लिख लेंगे, और इंटू में tan इनवर्स x का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया dy/dx। अब ये जो अपॉन में है, इधर पूरे के अपॉन में ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं दूसरी साइड। तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर चला जाता है उधर, यहाँ पे बचेगा dy/dx। ठीक है, और इक्वल्स टू बचेगा e की पावर tan इनवर्स x बचेगा। ये x है भाई, ठीक है ना, ये बच गया आपके पास। तो अब आगे चलते हैं। देखिए यहां से हम दोबारा फिर करेंगे इसका डबल डेरिवेटिव, क्योंकि देखिए यहाँ जो ये प्रूफ करने के लिए कह रहा है इसमें डबल डेरिवेटिव है, तो इसका मतलब दोबारा करना पड़ेगा। dw/2x एक बार और अवकलन करने पर, है ना, पुनः अवकलन करने पर। तो यहां से क्या आ जाएगा, इसमें आपका प्रोडक्ट वाला रूल लगेगा, है ना, गुणन नियम, इसका अवकलज का गुणन नियम लगेगा इसमें, u इंटू वी वाला। तो पहला फंक्शन जू का तू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, अवकलन करेंगे, दूसरे का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा d2y/dx स्क्वायर। ठीक है, एक बार तो ये है ही, दोबारा करेंगे तो d2y/dx स्क्वायर हो गया, प्लस अब की बार दूसरा फंक्शन जो था उसको जू का तू रख दो, ये वाला पहले फंक्शन का कर दो। पहले फंक्शन में 1 का 0 हो गया और एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, दोनों का करना पड़ेगा। और इक्वल टू, अब इधर का भी करना पड़ेगा, e की पावर tan इनवर्स x का तो e की पावर tan इनवर्स x ही रहेगा पहले की तरह, लेकिन tan इनवर्स x का दोबारा करना पड़ेगा, तो tan इनवर्स x का हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, देखिए tan इनवर्स x की जो ये इधर डिवाइड में है इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना, तो दोनों में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए क्या आ जाएगा, इसकी गुना यहाँ पे हो गई, तो ये आपका आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इंटू में आ गया आपका d2y/dx स्क्वायर। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इस वाली टर्म में भी होगी और इस वाली टर्म में भी होगी। ये क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटू में आएगा dy/dx और इक्वल टू e की पावर tan इनवर्स x बचा अपने पास, tan इनवर्स x बचा। ठीक है, अब इसको मैं y लिख सकता हूं, e की पावर tan इनवर्स x को मैं क्या लिख सकता हूं, y लिख सकता हूं, क्योंकि मेरे पास ये y है ना, क्या है ये y है। तो अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट, ये हम ऐसे भी तो कर सकते थे, क्योंकि हमें 2x-1 चाहिए। तो इस वाली पूरी टर्म को मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई ना करके, इस पूरी टर्म को यहां से देखो, यहां से देखो, ये वाली टर्म है ना, सेम है ना, तो इसको मैं यहां पे 1 बना लेता हूं। ठीक है, और यहां से हम क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इधर नहीं करते, इधर भी नहीं करते, यहां से आपका ये क्या हो जाएगा, देखिए हमने इसको छेड़ा नहीं, ये जू का तू है, प्लस यहाँ पे ये जू का तू है 2x इंटू dy/dx, ये भी जू का तू है। अब हमने जो इधर है ना, ये e की पावर tan इनवर्स x और इंटू में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह हमने dy/dx रख दिया, dy/dx रख दिया। यहां पे लिख देता हूं मैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब ये प्रूफ करने की तरफ हम चल रहे हैं ना बहुत अच्छे तरीके से। तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर। साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है मुझे क्या लाना है, ठीक है ना, अपनी मर्जी से चलते रहना नहीं है। तो यहां से देखो, इसको मैं इधर लाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x dy/dx और माइनस में dy/dx और इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 0। अब यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में d2y/dx स्क्वायर, और प्लस में यहां से dy/dx कॉमन ले लेंगे, तो पहले में 2x बचेगा, दूसरे में -1 बचेगा। ओके, और ये हो जाएगा dy/dx, dy/dx इक्वल्स टू 0। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, तो बस ये हमारा प्रूफ हो चुका। इसको डब्बे में बंद कर दो और फिर कह दो हैंस प्रूफ। यहां पे हम कह देंगे इसको हैंस प्रूफ इति सिद्धम। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में अक्सर पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है हर पेपर में। अगर आप देखोगे पिछला पेपर उठा करके तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है ना,
तो प्रीवियस ईयर यानी जो हम अनसोल्व कर रहे हैं, इसे करने का यही फायदा है। हम इससे ये जानना चाहते हैं कि एग्जामिनर कहाँ से पूछ रहा है और कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो स्मार्ट तरीके से जब हम पढ़ाई करेंगे तो हमें यही पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन वो पूछ रहा है, और हम उसी तरीके के क्वेश्चन करके जाएंगे तो हमारे अच्छे नंबर आएंगे। सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं। देखिए, कह रहा है कि ये फंक्शन है x बराबर -1 तथा x बराबर 1 पर फलन के संतता की जांच करनी है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, x बराबर 1 पर जांच कर लेते हैं, x बराबर -1 पर और 1 पर। तो x बराबर -1 पर करते हैं पहले, x बराबर -1 पर। x बराबर -1 पर सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू चाहिएगी, फंक्शन की वैल्यू। तो x बराबर -1 पर मेरा फंक्शन है ये ऊपर वाला। तो एफ ऑफ, अगर मैं इसमें -1 रख भी दूं तो -2 ही आएगा, -2 आ गया। अब हम चलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ। लेफ्ट हैंड लिमिट ये कहती है कि लिमिट x टेंडिंग टू -1 और ऊपर माइनस एफ ऑफ x क्या हो जाएगी, यानी जब -1 से छोटी है x की वैल्यू, तब मेरा फंक्शन क्या है वो मैं यहां पे रख दूंगा। तो x टेंडिंग टू -1, ये ऊपर का जो माइनस है इसको हटा दो बस अब, ठीक है ना, ये -1 है। और मेरा फंक्शन जब -1 से x की वैल्यू छोटी है तो मेरा फंक्शन ये है -2, तो मैं यहाँ पे -2 रख देता हूँ। x तो इसमें है ही नहीं तो -2 ही आएगा। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या कहती है, लिमिट x टेंड्स टू -1 और ऊपर हल्का सा प्लस, ये बताता है कि ये राइट हैंड लिमिट है एफ ऑफ एक्स। तो जब x की वैल्यू -1 से बड़ी है, -1 से बड़ी है, तो -1 से बड़ी पे फंक्शन मेरा क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x है। तो यहां से मुझे क्या रखना है, 2x रखना है। तो मैंने फंक्शन रख दिया 2x। अब इसमें मैं x की जगह ये वैल्यू पुट कर दूंगा, लिमिट पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -1, तो ये भी -2 आ गया। तो देखो तीनों बराबर आ गए, है ना। तो हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और बराबर फंक्शन की वैल्यू -1 पर, तीनों चीजें बराबर हैं। ठीक है, तीनों बराबर हैं, अतः फलन जो है वो x बराबर -1 पर सतत है। अतः फलन x बराबर -1 पर संतत है। ओके, अब चलते हैं x बराबर 1 पर चेक करते हैं, है ना। तो x बराबर 1 पर चेक करेंगे, x बराबर 1 पर सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू 1 पर चेक करो। x बराबर 1 पर मेरा फंक्शन क्या है, x बराबर 1 यहाँ है, तो यहाँ मेरा फंक्शन ये वाला है, तो इसमें x की जगह 1 रख दो, है ना। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या कहती है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 पे निकाल लेना, तो 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। इसको हम h के तरीके से भी कर सकते हैं, बगैर h के भी कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बगैर h के भी इजीली हो जाते हैं, तो h में क्यों पढ़ना, है ना। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो h वाले तरीके से ही करने होते हैं, वो x वाले तरीके से गलत हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको अच्छा लगे सारे ही h वाले तरीके से कर लो, और अगर आप ये इजीली पता कर पा रहे हो कि ये h से होगा या नहीं होगा, तो फिर आप डायरेक्ट x से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो, अब जब x की वैल्यू 1 से छोटी है, पॉजिटिव 1 से छोटी है, तो वहां पे मेरा फंक्शन 2x है, तो मैं यहाँ पे 2x रख दूंगा। लिमिट x टेंडिंग टू 1, यहाँ पे रख दिया मैंने 2x। लिमिट पुट करूंगा तो 2 इंटू 1 आ जाएगा, तो ये भी 2 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या कहती है, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1। अब जब 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी है x की वैल्यू, तो मेरा फंक्शन क्या है, जब 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी x की वैल्यू यहाँ है, तो मेरा फंक्शन 2 है, तो मैं डायरेक्ट इसमें 2 रख दूंगा। x की वैल्यू कुछ है ही नहीं इसमें पुट करने के लिए, तो आप 2 ही रहने दो इसको। तो तीनों चीज ये भी बराबर आ रही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर, तीनों चीजें बराबर हैं, अतः इसका मतलब फलन क्या हो जाएगा, उस पॉइंट पर सतत हो जाएगा। अतः अतः फलन x बराबर 1 पर भी संतत है। ठीक है ना। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, और ये दे रखा है इन्होंने पेपर में 5 नंबर का, इजीली आ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 सदिश ए बी सी प्रतिबंध ये दे रखा है, यदि ये है तो ये का मान ज्ञात करो। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, और इसके बहुत तरीके हैं, 2-3 तरीके हैं करने के, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको आसान वाले से कराता हूँ। इसको हम ऐसे लिख लेंगे, a प्लस बी प्लस सी। हम जानते हैं अगर इसका स्क्वायर मैं खोलता हूं
तो मेरे पास क्या होगा, इसी की 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी, इसका डॉट प्रोडक्ट ए प्लस बी प्लस सी के साथ। समझ में आई बात। अब अगर मैं इनकी अलग अलग मल्टीप्लाई करूं, इस ए की तीनों में, फिर बी की तीनों में, फिर सी की तीनों में, तो क्या आएगा, देखिए ये आएगा, ए का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या मिलता है, ए के परिमाण का स्क्वायर। फिर ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट आएगा, ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट आ गया, ए का सी के साथ आएगा, लिख दो ए डॉट सी। फिर बी का ए के साथ आएगा बी डॉट ए, फिर बी का बी के साथ आएगा बी के परिमाण का स्क्वायर, फिर बी का सी के साथ आएगा तो बी डॉट सी, फिर सी का ए के साथ आएगा प्रोडक्ट, फिर सी का बी के साथ आएगा, और फिर सी का सी के साथ स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहां से ए के परिमाण का स्क्वायर प्लस बी के परिमाण का स्क्वायर प्लस सी के परिमाण का स्क्वायर, इनको एक साथ लिख लिया। अब जो ए बी है और जो ये बी ए है, देखो कहीं पे ये रहा बी ए, ये दोनों एक ही हैं, है ना, तो हम इनको एक लिख लेंगे, 2ab कर लेंगे, इनको क्या कर लेंगे 2ab। तो इसको हमने जोड़ लिया, ये हो गया 2a डॉट बी, है ना, क्योंकि ये दोनों सेम है। इसी तरीके से BC भी सेम है, एक BC है एक CB है, तो इसको भी हम 2BC कर देंगे, 2BC। इसी तरह CA है, तो ये हो जाएगा 2CA, ठीक है ना। यहाँ पे मैं रीजन लिख देता हूं कि जो A डॉट बी है ना, वो हमारा B डॉट A के बराबर है, डॉट प्रोडक्ट में बराबर होते हैं यार ये। और इसी तरीके से बी डॉट सी जो है वो इक्वल है सी डॉट बी के। इसी तरीके से सी डॉट ए जो है वो इक्वल है ए डॉट सी के। क्लियर। अब देखो यहाँ ए का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ए का मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है उसने 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर जो दे रखा है इसने गिरा, और सी का दे रखा है इसने 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। प्लस इन सब में से ले लिया मैंने 2 कॉमन, तो ये मिला ए डॉट बी, ये मिला बी डॉट सी, और ये मिल गया मुझे सी डॉट ए। क्लियर। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास क्या चल रहा था, ये चल रहा था ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। लेकिन ए प्लस बी प्लस सी तो मेरे पास 0 है, तो मैं इसको 0 रख दूंगा, 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया 0 बराबर 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 2 इंटू ये ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये रहेगा जू का तू। तो यहां से ये जोड़ लो, 16 और 4 20 और 9 29, तो ये हो गया आपके माइनस के 29 इधर जाके, और ये 2 आ जाएगा इनके डिवाइड में, 2 आ गया डिवाइड में, तो यहां से आ गया ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी और प्लस सी डॉट ए, सी डॉट ए। इसकी वैल्यू हमने निकाल दी, इसी की वैल्यू ये पूछ रहा था, ठीक है ना। ये आ गया इसका मान, कितना आ गया माइनस के 29/2। इसको सही करके लिख देंगे, हैंस यहां से सही करके लिख देंगे ए डॉट बी बराबर ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल्स टू -29/2, ठीक है ना। ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन क्या कहता है कि हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है ना। गोले की त्रिज्या बढ़ रही है, तो अगर मैं गोले की त्रिज्या को मान लेता हूं, माना गोले की त्रिज्या, माना हवा के बुलबुला, अब बुलबुला जो है वो गोलाकार होगा, है ना। हवा के बुलबुले की त्रिज्या हमने मान ली वो r है, कितनी है, वो r सेंटीमीटर है। तो ये कह रहा है कि उसकी दर बढ़ रही है सेंटीमीटर पर सेकंड, यहां से पता चलेगा आपको, ये तो दर, ये तो आपकी त्रिज्या होगी और ये टाइम हो गया, तो ये दर दे रखी है इसने दर, तो इसका मतलब ये दिया है इसने dr/dt। जब भी दर देगा ना तो d/dt ही होगा वो, बस ये देख लेना किसके सापेक्ष है। अब नीचे यहाँ समय है, सेकंड दे रखा है ना, तो समय है, तो dr/dt दे रखा है उसने कितना 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आगे कह रहा है बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, और यहाँ पे हम मान लेते हैं और आयतन v है, और आयतन कैपिटल वी मान लेते हैं, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि आयतन किस दर से बढ़ रहा है, मतलब dv/dt पूछ रहा है वो। कब पूछ रहा है, जब त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो, मतलब आयतन पूछ रहा है जब r बराबर 1 सेंटीमीटर हो, ठीक है ना। तो वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है, वी नो दैट, हम जानते हैं गोले का आयतन v बराबर 4/3 पाई r क्यूब, यही तो होता है। तो हम इसका जब अवकलन करेंगे dw r2x, तो ये क्या आ जाएगा dv/dt आ जाएगा,
और इक्वल्स टू 4/3 तो है कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट है। आर क्यूब का करेंगे, आर क्यूब का हो जाएगा 3r², लेकिन आर का एक्स के रेस्पेक्ट में डी आर अपॉन डी, सॉरी टी की रेस्पेक्ट में डी आर अपॉन डी टी होगा। अगर ये हम आर की रेस्पेक्ट में कर रहे होते तो बस यहीं तक करते, 4/3 पाई 3r², लेकिन आर की रेस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, टी की रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसलिए आर का भी दोबारा होगा डी आर अपॉन डी टी। अब यहां पे वैल्यू रख दो, 4/3 पाई, एक तो 3 से ये 3 काट दो, ठीक है ना, तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 3 हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 पाई r², और डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो इस 2 से ये भी कट जाएगा, 2×2=4, तो ये हो गया 2 पाई r², ये डीवी अपॉन डी टी हो गया। अब हमें ये डीवी अपॉन डी टी कितने पे देखना है, r बराबर 1 सेंटीमीटर पर। उसने खुद दिया है कि जब त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो तब बताओ बुलबुले का आयतन कितना बढ़ रहा है, तो यहां पे रख दो बस इसको, डीवी अपॉन डी टी r = 1 पर, तो कितना आ जाएगा, 2 पाई r का मतलब 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई क्योंकि ये जो है आयतन है तो ये सेंटीमीटर क्यूब जाएगा, और बटे में सेकंड है, टाइम है, तो इसलिए सेकंड आएगा, तो ये आयतन जो है ये प्लस में आ रहा है, धनात्मक आ रहा है, इसका मतलब बढ़ रहा है। अतः गोले का आयतन जो है, अतः अतः बुलबुले का आयतन अतः बुलबुले का आयतन 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, की दर से बढ़ रहा है। अगर ये माइनस में आता तो ये घट रहा होता, ठीक है ना, बढ़ रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत z बराबर इतने का आलेखी विधि से न्यूनतमीकरण कीजिए। बहुत आसान है। सबसे पहले असमीकाओं को किस रूप में लिख लो, समीकरण रूप में लिखने पर यहां पे लिखेंगे असमीकाओं को समीकरण रूप में लिखने पर, तो ये हो जाएगी आपके पास x + y = 8, ये तो हो गई पहली। फिर दूसरी 3x + 5y = 15, ये हो गई आपकी दूसरी। और तीसरी तो है ही नहीं, इसमें दो ही तो हैं बस, ये तो x > 0 है, y > 0। इसका तो ये मतलब है कि आपका जो भी आपका डायग्राम बनेगा, जो भी रीजन बनेगा, जो भी आपका आलेख बनेगा, वो पहले क्वाड्रेंट में होगा, पहले चतुर्थांश में होगा, क्योंकि पहले चतुर्थांश में x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब चलिए हमने ये लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, बारी बारी इनके पॉइंट निकालते हैं। तो आपको सेम इसी तरह करना है, समीकरण एक से हम क्या करेंगे, एक डब्बा बनाएंगे ऐसे, और उसमें हम x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे x लिख दिया, यहाँ पे y लिख दिया, दो चार वैल्यू अलग अलग निकाल लो। माना मैंने इसमें x की वैल्यू 0 रखी सबसे पहले, यहाँ पे समीकरण एक से है इसमें, तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 8 मिलेगी, और जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 8 मिलेगी। अगर और भी कोई वैल्यू रखना चाहते हैं तो रख लो। x की वैल्यू अगर मैं 2 रख देता हूँ, x की वैल्यू अगर 2 रख देता हूँ, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, x की वैल्यू 2 रख दी, 2 उधर चला गया, y की वैल्यू 8 में से 2 गए 6 मिलेगा। 3 पॉइंट मैंने निकाल दिए। आप 2 से भी काम चला सकते हो, ये 0 8 और 8 0 से, ठीक है। इसी तरह समीकरण 2 से करो, समीकरण 2 से समीकरण 2 से भी ऐसे ही होगा, एक डब्बा बनाओ, और अगर आपको थोड़ा सा ये बड़ा करना है, अपनी कॉपी में कॉपी भरनी है आपको थोड़ी सी, तो आप क्या कर सकते हो, ये पॉइंट उसको निकाल निकाल करके दिखा सकते हो, ठीक है ना। हाँ ऐसे भी कर सकते हो आप। तो इसमें हम सबसे पहले ऐसे ही करेंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे, 0 रख दी, y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 5 इसके बटे में जाएगा, 5 या 15, तो y की वैल्यू 3 आ गई। अब y की वैल्यू 0 रख दी, ये खत्म हो गया, तो 3x = 15 बचा, तो ये 3 15 के बटे में जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमने y की वैल्यू 0 रखी, 3 पंजे 15, y की वैल्यू 5 आ गई, सॉरी x की वैल्यू 5 आ गई। अब और कोई पॉइंट रखना चाहते हो और रख लो, अदरवाइज तो रखो ही मत। मेरे ख्याल से तो ये दो बहुत हैं, इन्हीं दो से निकल जाएगा ये, चाहे आप ये वाला भी मत रखना, ठीक है ना, दो से ही निकल जाएगा। अब देखिए आगे चलते हैं। यहां पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि हमारा पहला ही रीजन बनेगा, तो हम पहले ही रीजन में बनाएंगे। ठीक है। अब देखो 8 भी है मेरे पास, x में भी और y में भी, और 5 और 3 है, तो हम सिंपल सिंपल ले लेते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पे हमने इनकी नंबरिंग कर दी। ये है आपका 1 2 3 4, ये इनकी नंबरिंग हो गई। इनकी भी कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इन पॉइंट को ढूंढो। x पर 0 और y पर 8 है ना। x0 y8 कहाँ मिलेगा? x0, x0 इस वाली लाइन पे मिलता है y अक्ष पर, तो x0 y8 यहाँ मिलेगा। ये है मेरा x0 y8, तो इसको मैं a पॉइंट कह देता हूँ, x0 y8। ठीक है, और ये तो मेरा a पॉइंट हो गया, ये मेरा b पॉइंट हो गया। 8 और 0, y x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 0, तो y0 x एक्सिस पे होता है, तो आपका ये b पॉइंट है 8,0। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट को हमने यहाँ से मिलाना है, तो हमने क्या किया, इन दोनों पॉइंट को यहां से मिला दिया। ठीक है, ये यहां से चली गई लाइन और ये पूरी यहां से चली गई, तो ये आपकी पहली लाइन है। ठीक है, अब दूसरी देखो, दूसरी का एक है 0,5 और एक है 3,0। तो 0,5 सॉरी 0,3 है और एक 5,0 है, तो 0,3 कहाँ मिलेगा आपका? 0,3 एक्स की वैल्यू 0 इस पे मिलेगी, तो 0,3 ये रहा। और 0,50 कहाँ पे है? 50 आपका ये रहा यहाँ, तो ये यहाँ पे मिलेगा। अब इसको और इसको मिलाते हुए यहाँ पे लाइन खींच दो। ठीक है, ऐसे हमने लाइन खींच दी, इसको इधर चला गया और इसको इधर चला गया। अब देखो, हमें पहले क्वाड्रेंट चतुर्थांश से बाहर नहीं जाना, बस पहले चतुर्थांश में हमें सब कुछ चाहिए, तो बड़ी बड़ी लाइन खींचने की कोई जरूरत नहीं है, बस यहां तक हो जाए जो हमें पता चल जाए। ठीक है ना, पहले चतुर्थांश में हमें निकालना है। अब हम ये देखेंगे कि हमारा जो क्षेत्र है वो कौन सा है ना। हमारे देखो यहाँ पे तीन तीन क्षेत्र बन गए अगर देखा जाए तो। एक तो ये वाला क्षेत्र बन गया, ये वाला, और एक ये वाला बन गया, ये वाला है ना बीच में, और एक ये सारा बन गया इधर वाला, है ना। हमें ये देखना है इनमें से कोई एक ही सॉल्यूशन होगा, या तो ये वाला या ये वाला या ये वाला, इनमें से कोई एक ही सॉल्यूशन होगा। तो हमें ये देखना है हमारा कौन सा क्षेत्र है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर, अब हम लिखेंगे मूल बिंदु पर। क्या लिखेंगे? मूल बिंदु पर, मूल बिंदु पर, क्योंकि देखो हमें कोई एक पॉइंट उठाना होता है जो इस लाइन के या तो इधर से उठाते हैं या इधर से उठाते हैं, तो किसी भी एक साइड से उठा लो आप। ठीक है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों लाइन के इस साइड से उठा रहे हैं। ये मूल बिंदु सबसे आसान पॉइंट होता है, ये मूल बिंदु का 0 0। तो हमने ये पॉइंट उठाया, हम यहां पे लिख रहे हैं मूल बिंदु पर, मूल बिंदु पर। अब असमिकाएं हमारे पास दो हैं, है ना, एक है असमिकाएं, असमिकाएं यहां पे लिख दो, असमिकाओं से, असमिकाओं से। अब पहले वाली में अगर मैं x की वैल्यू देखो, मूल बिंदु क्या होता है? मूल बिंदु होता है 0 0। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 अगर मैं रख देता हूं, तो 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आएगा। क्या ये बात सही है? 0 8 से बड़ा है, लेकिन 0 तो 8 से छोटा होता है, तो ये बात तो गलत हो गई, असत्य हो गई, है ना। तो हम यहाँ पे असत्य लिख लेंगे, चाहे तो आप यहाँ पे कट भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे असत्य लिख देता हूं। ये हो गई बात असत्य। और दूसरे वाली में रखो, अगर यहाँ पे 0 ये भी 0, तो 0 < 15 आएगा, 0 < 15 आएगा। ये बात सत्य है ना। ये बात क्या है? सत्य है। तो मैं इसको लिख देता हूं कि ये बात सत्य है। तो अब हमें ये देखना है, जिस असमीका में मैंने ये पॉइंट रखे थे और उससे असत्य आया, तो उसकी लाइन से उस पॉइंट की तरफ नहीं शेड करेंगे, दूसरी तरफ शेड करेंगे अगर गलत आ रहा है। देखो ये है पहली असमिका और ये है पहली लाइन, है ना, यही तो है पहली लाइन, ये पहली लाइन है और ये दूसरी लाइन है, ये वाली ये दूसरी लाइन है। तो हम ये देख रहे हैं कि इस लाइन के नीचे शेड करें या इस लाइन के ऊपर शेड करें, दो ही रीजन है, इस लाइन से इधर या इस लाइन से उधर। अब हमने जिस तरफ लाइन से पॉइंट उठाया, कोई सा भी पॉइंट उठाया, हमने ये तो मूल बिंदु उठाया था, आप कोई सा भी उठा सकते हैं, यहां से भी और यहां से भी। तो हमने मूल बिंदु उठाया और मूल बिंदु से असमिका में रखा और बात आई निकली असत्य। अगर बात असत्य निकली तो उस पॉइंट की तरफ नहीं शेड करने के, हम दूसरी तरफ शेड करेंगे, है ना। तो इस लाइन के इधर की तरफ से पॉइंट उठाया था, तो ये बात गलत आई यहां रखने पर, तो इसका मतलब इसके दूसरी साइड शेड होगी यहां पर। ठीक है, अब दूसरे वाली लाइन पे चलते हैं। जो दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन हमारी ये है, जब हमने इसमें 0 0 रखा ये बात सत्य आ रही है, तो इसका मतलब इस लाइन के नीचे की साइड शेड होगा। इस लाइन के कौन सा शेड होगा? नीचे की साइड शेड होगा यहां पर, तो इस लाइन के नीचे की तरफ शेड हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पर तो ये दोनों अलग अलग
पार्ट आ रहे हैं, यानी इसके तो ऊपर की तरफ शेड हो रहा है और इसके नीचे की तरफ शेड हो रहा है। ठीक है, तो यहां से जो हमारा फिजिबल रीजन हो जाएगा, अब एक तो हमारा जो रीजन बैठेगा वो कौन सा बैठेगा, एक तो हो जाएगा ये, देखो ये वाला, हमें पहले ही पोर्शन में रहना है, पहले ही चतुर्थांश में रहना है ना, दूसरे में नहीं जाना। तो एक तो हो जाएगा ये वाला शेडेड रीजन, दूसरा हो जाएगा यहां से ये वाला बाहर वाला, ऐसे करके इसको शेड कर देंगे हम, ऐसे करके। ठीक है, यहां से बाहर वाला इसको शेड कर दीजिए यहां से ऐसे करके, पहले ही चतुर्थांश में रहना है, नीचे नहीं जाना। ठीक है, अब हमने ये ग्राफ इसका बना दिया है। ठीक है ना, अब हमें ये देखना है कि हमारा जो फिजिबल रीजन है वो क्या है ना, इसमें क्या है। अब देखो, इसका एक सुसंगत क्षेत्र होता है, सुसंगत क्षेत्र वो होता है जहां पे दोनों का एक कॉमन पार्ट मिल जाए, हमें कॉमन घिरा हुआ क्षेत्र मिल जाए, इन दोनों लाइनों से घिरा हुआ क्षेत्र मिल जाए, ऐसा पार्ट जो इन दोनों लाइनों से घिरा हुआ क्षेत्र मिल जाए, है ना, उसे सुसंगत क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऐसा कोई पार्ट नहीं मिल रहा, ये वाला जो पार्ट है ये इससे घिरा हुआ है, ये वाला जो पार्ट है ये इस वाली लाइन से घिरा हुआ है, इनमें कॉमन तो कुछ है ही नहीं, ये ना इंटरसेक्ट कर रही है आपस में। अगर आपस में इंटरसेक्ट करती तो सुसंगत क्षेत्र होता, तो यहां पर तो कोई सुसंगत क्षेत्र ही नहीं है। तो अगर सुसंगत क्षेत्र नहीं है तो इसका मतलब है यहां पे हमें इसका कोई भी मिनिमम और कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगा, है ना। तो हम यहां कहेंगे अतः इन व्यवरोधों के अंतर्गत, व्यवरोधों के अंतर्गत कोई सुसंगत सुसंगत क्षेत्र प्राप्त नहीं होता, सुसंगत क्षेत्र प्राप्त नहीं होता। अतः अतः इसका कोई भी निम्नतम मान या उच्चतम मान नहीं होगा, कोई निम्नतम मान नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अगर ये निम्नतम मान अगर ये इनमें से कोई कॉर्नर पॉइंट मिल जाता, जैसे मैं एक ग्राफ आपको यहीं पे बना के दिखा देता हूँ, एक लाइन ये होती, दूसरी लाइन ये होती, और इनका ये एक ग्राफ ऐसे मिल जाता है, यहाँ पर ऐसे मिल जाता, ऊपर वाला क्षेत्र आ जाता दोनों का, तो ये वाला जो पार्ट है ये इन दोनों लाइनों से घिर रहा है देखो, और इनका ये कॉमन पार्ट भी मिल रहा है, तो आपको यहाँ से तीन कोने बिंदु मिलते, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। ठीक है ना, कौन कौन से समझ गए ना आप, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, और इन तीनों बिंदु पे आप जेड का मान देख लेते, जिस पे निम्नतम आता उस बिंदु पे वो निम्नतम हो जाता। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ ये अलग हो रहा है, ये अलग हो रहा है, इनमें कोई भी कॉमन पार्ट है नहीं, तो इसका मतलब सुसंगत क्षेत्र यहाँ पे मिलेगा नहीं, तो ना इसका कोई न्यूनतम मान होगा ना इसका कोई उच्चतम मान होगा। दैट्स इट। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि किसी प्रश्न को तीन छात्रों एबीसी के द्वारा हल करने की प्रायिकता ये और ये है, तो प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो, प्रश्न हल हो जाता, प्रश्न कब हल होगा, इनमें से कोई भी एक कर दे, इनमें से दो कोई दो कर दे, या ये तीनों कर दे, है ना, प्रश्न तब हल होगा। और अगर इसकी देखो चार ही कंडीशन है, या तो कोई एक हल करेगा, या कोई दो हल करेंगे इनमें से, या कोई तीन हल करेंगे, या कोई भी हल नहीं करेगा, चार ही केस बनेंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम तीन केस ना निकाल करके एक वाला केस निकाल देते हैं। ठीक है ना, हमें तो ये पता है कि किसी चीज के होने की प्रायिकता और उसके ना होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता दोनों का योग एक होता है। अब ये हो जाएगा तीन तरीकों से, है ना, तीन तरीकों से हो जाएगा, कोई एक हल कर दे तब हो जाएगा, कोई दो हल कर दे तब हो जाएगा, कोई तीन हल कर दे तब हो जाएगा। ये तीन केस होंगे इसके होने की प्रायिकता में, और ना होने की प्रायिकता में ये होगा कि इनमें से कोई भी हल ना करे, कोई भी हल ना करे, तो इसका मतलब ये ना होने की प्रायिकता होगी। अब हम क्या करेंगे, ये तीन केस ना निकाल करके ये एक केस निकालेंगे, बस एक केस निकालेंगे और उसे वन में से घटा देंगे, इसको इधर भेज देंगे, वन में से घटा देंगे, ये आ जाएगा। यही तो निकालना है ना, हमें हल होने की प्रायिकता निकालनी है। ठीक है ना, तो दो तरीकों से कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट ये निकाल दो, तीन केस आपको निकालने पड़ेंगे, फिर तीनों को जोड़ना पड़ेगा, या फिर आप सिर्फ एक ये वाला केस निकालो और उसे वन में से घटा दो, ये वाला केस आ जाएगा आपका। ठीक है, हम ऐसे ही करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रायिकता ऑफ ए द्वारा हल करने जाने की प्रायिकता, या मैं इसको सही दोबारा से लिख देता हूं, यहां पे मैं ये लिख देता हूं कि माना हम इसको ये मान लेते हैं कि ए द्वारा हल होने की प्रायिकता क्या है, ए द्वारा हल होने की प्रायिकता 3/10 है, और बी द्वारा हल होने की प्रायिकता कितनी है, 1/5 है, और सी द्वारा हल होने की प्रायिकता कितनी है, 1/10 है, ये उसने दे रखी है। अब हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं पी ऑफ ए डैश, क्या निकालते हैं, पी ऑफ ए डैश, मतलब
ए से हल ना हो इसकी प्रायिकता निकालते हैं, तो 1 में से होने की घटानी पड़ेगी आपको, है ना, होने की घटानी पड़ेगी। तो क्या आएगी 1 माइनस 3/10, तो 10 में से 3 गए, 7/10 आपकी आ जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम निकालते हैं बी के ना होने की प्रायिकता, मतलब बी द्वारा ये हल नहीं होता उसकी क्या प्रायिकता होगी। तो बी के होने की प्रायिकता को 1 में से घटा दो, तो 5 में से 1 गया, 4/5 आ जाएगी। इसी तरीके से आपको सी के द्वारा हल ना होने की प्रायिकता निकालनी है, तो 1 में से 1/10 घटा दो, तो 10 में से 1 गया, 9/10 आपका ही आ जाएगा। अब हमारी तीनों से ना होने की प्रायिकता आ गई है। ठीक है, अब ये तो अलग अलग है, अब एक साथ निकालेंगे इनको, है ना। तो प्रश्न के हल ना होने की प्रायिकता पी, यानी प्रश्न के हल होने की प्रायिकता, प्रश्न के हल होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस प्रायिकता ऑफ, या मैंने पी तो लिख ही दिया, है ना, तो हम अंदर सिर्फ ये लिख देते हैं प्रश्न हल हो जाता है। इसको हम ऐसे लिख देते हैं, प्रश्न हल हो जाता है, प्रश्न हल हो जाता है, प्रश्न हल हो जाता है, इसकी प्रायिकता बराबर 1 माइनस प्रायिकता ऑफ प्रश्न हल नहीं होता, प्रश्न हल नहीं होता। ठीक है, यानी होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता दोनों का सम एक होता है ना, तो हमने इस तरीके से इसको बना दिया। अब देखो 1 माइनस प्रश्न हल नहीं होता, कब नहीं होने का, जब तीनों ही नहीं करने के, है ना। तो प्रश्न के हल ना होने की प्रायिकता आएगी इन तीनों का क्या आएगी, गुणन, सात पी ऑफ ए बार मल्टीप्लाई पी ऑफ बी बार मल्टीप्लाई पी ऑफ सी बार, ये तीनों ही हल ना करें तो ये होती है प्रश्न के हल ना होने की प्रायिकता। और तीनों को एक साथ निकालने की क्या प्रायिकता होगी, प्रायिकता के गुणन नियम से तीनों की गुना हो जाएगी। तो 1 माइनस इन सब की गुना कर दो, 7/10 गुना 4/5 गुना 9/10। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा मेरे ख्याल से 500 आ जाएगा ना, 500। तो 500 माइनस ये कितना हो जाएगा, 9×7 = 63, और 63 की गुना 4 में करेंगे, 4×3 = 12, 6×4 = 24 और 1×25 252, 252, 252, और अपोन में आ जाएगा आपके 500। ठीक है, 500 में से 252 गए, 248 बचेंगे आई थिंक, और अपोन में आ जाएगा 500। ठीक है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, है ना, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए हम इसको काटते हैं, 2 से काट लेते हैं सबसे पहले, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, ऐसे यहाँ 250 आ जाएगा आधा। फिर 2 से कटेगा, 2 छीक 12, 2 दूनी 4, और यहाँ से आ जाएगा 125, तो आपका ये आ जाएगा आंसर 62/125। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। ठीक है ना, और अगर नहीं समझे तो आप दोबारा से देखिएगा वीडियो को, फिर इजीली आपके समझ में आएगा। और आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया, आप तीनों की अलग अलग प्रायिकता निकाल लो और उनको ऐड कर दो। ठीक है ना, ये वाली के एक हल कर दे, या कोई 2 हल कर दें, तीसरा ना करे, या तीनों हल कर दें, है ना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक खंड हल करो इसमें, और यहाँ पे इसका व्युत्क्रम निकालना है। देखो व्युत्क्रम निकालने के लिए सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले सेकंडो से एक अवयव बनाओ, उससे हमें एडजॉइंट मिलेगा, है ना। एडजॉइंट के बाद बस ए का डिटर्मिनेंट भी निकालना है हमें, और फिर ए इनवर्स का फॉर्मूला लगा देना, ए इनवर्स निकल जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सारणिक बना लेते हैं ना, इसको हम सारणिक बना लेते हैं, ए का सारणिक। तो ए का सारणिक क्या होगा, ए का सारणिक होगा 2 0 -1, ये हो गया 5 1 0, और ये हो गया 0 1 3। ठीक है, इसका सारणिक निकालते हैं, क्या आएगा, पहली रो के सापेक्ष प्रसार कर दो, ये गया ये गया, 3 एकम 3 -0, तो 3 ही रहेगा। दूसरा 0 है ये वाला, तो आगे सोल्व मत करो। तीसरा -1 है, तो -1 लिखो और इंटू में इसकी रो कॉलम को छोड़ दो, 5 एकम 5 -0, तो ये 5 आ जाएगा। तो यहाँ से आंसर क्या आया, 3 दूनी 6 -5 1 आ गया, और 1 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, ए जो है मैट्रिक्स ए वो व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, मतलब इसका व्युत्क्रम निकल सकता है, सिंगुलर मैट्रिक्स है ये, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। ठीक है ना। अच्छा, सिंगुलर तो वो होती है जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है, ये नॉन सिंगुलर है ना। तो अब हम क्या करते हैं, ए के सेकंडों के लिए, ए के
सहखंडों के लिए या सहखंडजों के लिए, ऐसे भी लिख सकते हैं, के लिए सहखंड निकालेंगे हम, ठीक है ना। सबसे पहले A11 आएगा। A11 क्या होता है, देखो आपको ये ध्यान रखना है, ये प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा, इनके अपने साइन जो हैं अंदर सॉल्व करके जो आएंगे वो अलग, जो अपने होते हैं ये साइन ध्यान रखना, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, फिर ये माइनस ये प्लस ये माइनस, फिर ये प्लस माइनस और प्लस, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब हम क्या करते हैं, सबके निकालेंगे अलग अलग। A11 निकालते हैं तो ये प्लस में आएगा, A11 प्लस में। अब क्या आएगा, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 3 एकम 3 माइनस 0 तो 3 आएगा। फिर A12 निकालेंगे, A12 क्या आएगा, यानी इसका ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, 5 या 15 माइनस 0 तो 15 आया देखो हमारा, लेकिन A12 माइनस में होता है तो यहाँ पे माइनस में 15 आएगा, ठीक है। फिर निकालते हैं A13, A13 हमारा ये होगा, इसकी रो कॉलम छोड़ दो, 5 एकम 5 माइनस 0, 5 एकम 5 माइनस 0 तो ये हो जाएगा आपका 5, लेकिन ये वाला प्लस होता है तो प्लस ही रहेगा। अब आते हैं A21 पे, दूसरे का पहला, तो ये दूसरे का पहला है, इसकी रो और इसका कॉलम छोड़ दो, ये जो दो हैं इनको सोल्व करो, 3 0 0 माइनस माइनस 1, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 आ जाएगा, 1 ही कम 1 तो प्लस 1 आ गया, लेकिन ये वाला माइनस में होता है देखो, तो ये वाला माइनस में 1 आ जाएगा। बीच वाला देखो, ये गया ये गया, 3 दूनी 6 माइनस 0 तो 6 माइनस 0 का मतलब है 6 ही रहेगा, A22 आपका 6 आ जाएगा। फिर A23 निकालते हैं, यानी ये वाला रो, इसकी रो और कॉलम छोड़ दो, 2 एकम 2 माइनस 0 तो ये 2 आ जाएगा, लेकिन ये ध्यान रखो ये वाला माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस लगेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, A31 ये वाला है, इसकी कॉलम और रो छोड़ दो, 0 माइनस माइनस प्लस 1 तो ये प्लस 1 हो जाएगा, लेकिन ये अपने आप में प्लस ही है तो प्लस ही रहेगा। A32 ये बीच वाला है, रो कॉलम छोड़ दो, 0 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 5 तो ये 5 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे अपने आप माइनस होता है तो ये माइनस लगा देंगे। और A33 आपका क्या होगा, इस कॉलम रो को छोड़ दो, 2 एकम 2 माइनस 0 तो ये 2 ही आ जाएगा, ठीक है। ये सेकंड जो हो गए। अब यहां से जो होता है, जो एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा वो क्या निकलेगा, इसकी मैट्रिक्स बना दो, इसकी मैट्रिक्स बना दो, जू की तू की, 3 माइनस 1 और 1, फिर माइनस 15 और 6 और माइनस 5 और 5 2 माइनस के और 2, ठीक है। मैट्रिक्स बना दी और इसका ट्रांसपोज लेना है आपको। ट्रांसपोज लेना मतलब जो रो है उसको कॉलम बना दो, 3 माइनस 15 और 5, फिर माइनस 1 6 और माइनस 2, ये वाली रो को दूसरा कॉलम, तीसरे वाली रो को तीसरा कॉलम, ये प्लस का 1 और माइनस के 5 और ये 2, ठीक है। यहां से आपके पास ये मैट्रिक्स बनी एडजॉइंट ए की। अब अगर मुझे ए इनवर्स फाइंड करना है तो एक फॉर्मूला में जानना चाहिए मुझे, वी नो दैट, हम जानते हैं ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना था, वो तो एक ही था, और एडजॉइंट हमारा ये बन ही गया नया, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 1 माइनस 15 6 माइनस 5 5 माइनस 2 और 2, ठीक है ना। ये हमारा इनवर्स हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए जैसे क्वेश्चन है, समीकरण निकाय को आप विधि से हल करो। 3 समीकरण दे रखी हैं इसने, ना, दी गई समीकरण कौन सी हैं, एक तो है 3x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 8, दूसरी है 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 1, तीसरी है 4x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल्स टू 4। तीसरी ये समीकरण दे दी इसने, है ना। अब इन समीकरणों को हम क्या करते हैं, इसको पहली, इसको दूसरी और इसको तीसरी बना लेते हैं। यहां से हम क्या करेंगे, ax बराबर b रूप में लिखने पर, तो यहां से आपके पास a क्या बनेगा, देखो जो x के मल्टीपल है वो यहां लिखो, x के मल्टीपल है 3 2 और 4, ये x x x, ठीक है। ये y y y, इनके मल्टीपल क्या है, -2 प्लस 1 -3, तो -2 प्लस 1 -3, तो यहां से 3 -1 और 2, 3 -1 और 2, ये बन गया आपका ए मैट्रिक्स। और x जो बनेगा ये वाला मैट्रिक्स, ये बनेंगे आपके वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल हैं यहाँ लिख दो सीधे कॉलम मैट्रिक्स में, ठीक है ना, मतलब स्तंभ आवयु बना करके। और एक आवयु इधर बनेगा बी, ये वाला 8 1 4, 8 1 4, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई दफा आ गया, लेकिन फिर भी इस टाइप का एक क्वेश्चन तो आपके पेपर में आएगा ही आएगा। इस मेथड को आप सीख लो, ये नंबर आपके 8 नंबर खरे हैं बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये आपका ए मैट्रिक्स है, ये आपका एक्स मैट्रिक्स है, ये आपका बी मैट्रिक्स है, ठीक है।
अब यहाँ से ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो, तो ए का सारणिक बनाना पड़ेगा उसके लिए। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 और 3, ये हो जाएगा 2 1 और -1, 4 माइनस 3 और 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 3 गुना, इसकी रो कॉलम छोड़ दो, 2 एकम 2, -3 -1, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, ये कॉलम छोड़ दो, रो छोड़ दो, 2 दूनी 4 प्लस 4 8 हो जाएगा। फिर माइनस में प्लस में 3 आएगा, रो और कॉलम को छोड़ दो, माइनस के 3 दूनी 6, माइनस के 4, माइनस के 10 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया भाई, माइनस के 3 प्लस 8 दूनी 16, माइनस के 10 दिया 30। तो 16, 30 में से 16 जा करके कितने बचेंगे भाई मेरे, या 16 में से 3 घटा लो पहले, है ना, 13 बचेंगे। और 13 को 30 में से घटा दो, ये कितने बचेंगे 17, तो माइनस के 17 बचेंगे। माइनस के 17 नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ए का व्युत्क्रम निकाला जा सकता है ना। अतः ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, ठीक है ना। ए जो है वो एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। तो ए निकाल, अब सेम वही प्रोसेस जो अभी पीछे हमने किया, सेम वही प्रोसेस, जब तक ए इनवर्स नहीं निकलता, है ना। तो मैं वही एडजॉइंट ए निकाल देता हूं फटाफट, उसके बाद हम एडजॉइंट बना देते हैं और उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है ना। मैं फटाफट कर देता हूं इसको। तो देखिए एडजॉइंट ए मैंने जल्दी जल्दी से लिख लिया है, ठीक है ना। अब हम ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स आपका क्या होगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट, एडजॉइंट ए, है ना, एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो -17 है यहाँ पर, और जो आपका ये है एडजॉइंट वो सेम रहेगा, -1 -5 -1 -8 और 6 9 -10 1 और 7। इसको आप बहुत ध्यान से कीजिएगा, अगर एक भी एंट्री इसमें गलत हुई तो ये पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब ए इनवर्स आपके पास आ गया। अब इस वाली को जो है ना हमने पहली इक्वेशन बना दिया था, यहाँ पे मान लो इसको समीकरण बना लो कोई सी, इसको मान लो यहाँ पे मैंने चौथी समीकरण बना ली, ठीक है ना। तो समीकरण 4 से, समीकरण 4 से, समीकरण 4 ये कहती है कि अगर ए एक्स बराबर बी है, ए एक्स बराबर अगर बी है तो यहाँ से एक्स बराबर ए इनवर्स बी आ जाएगा। तो एक्स क्या है हमारे पास, एक्स तो हमारे पास ये है एक्स वाई जेड, ठीक है। और एक ए इनवर्स क्या है मेरे पास, ए इनवर्स है -17, 1/17, और ये वाली पूरी आव्यूह -1 -5 -1 -8 6 9 -10 1 7, है ना। और बी अपने पास क्या है, बी देखो यहाँ पर ये बी है 8 1 4, तो इसको रख दो 8 1 4। अब इनकी गुना करो, -1/17 तो जू का तू रखा है यहीं पर ही, इनकी गुना करो, -8 -5 -4, तो माइनस के कितने हो गए, -8 -5 -4, ये हो जाएंगे आपके -17, ठीक है ना। 8 5 और 4 9, है ना, 9 और 8 17। अब देखो माइनस के 8 8 64, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, माइनस के 64, और 6 एकम 6, 6 एकम 6, और 9 चौक 36, 9 चौक 36। तो अब ये देखो 36 और 6 42 हो जाएंगे, तो 64 में से 42 हमें घटाने हैं, 64 में से 42 घटाने हैं। तो 8 और 4 12 और 10 22, तो मेरे ख्याल से तो ये 22 बन रहे हैं, लेकिन ये बनने तो कुछ और ही चाहिए थे। बच्चों यहाँ पर एक हल्की सी मिस्टेक है, बस ये जो 6 आ रहा है ना, ये माइनस में आएगा, ठीक है। तो इसको माइनस में कर लेंगे, जैसे ये माइनस में होगा फिर हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा, है ना, इजीली हो जाएगा। -8 -6, और ये -6 होगा, और ये भी -6 होगा, ठीक है ना। अब ये सही हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका माइनस के 34 आ जाएगा, ठीक है ना, -34, ठीक है। और ये जो आ जाएगा आपका, जब इसमें गुना करेंगे, माइनस के 10 अठे 80, 1 एकम 1 और 7 चौक 28, है ना। तो ये बनेगा आपका -80 +1 और 7 चौक 28 और 29, 29 घटाने हैं इसमें से, तो 10 में से 9 गया, 1 यहाँ गया, 7 7 में से 2 गए 5, 51, है ना। तो -51 ये मिलेगा हमें, -51 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो बारी बारी देखो, 17 से 17 कटेगा, 1 आएगा, फिर डिवाइड कर दो बस इसको, 17 को, -17 को तीनों के बटे में रख दो अलग अलग, तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 ते 51, और माइनस माइनस सब कट जाएंगे, 1 2 3 आएगा। तो x बराबर 1 हो जाएगा, y बराबर 2 हो जाएगा, z बराबर 3 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर 1 हो गया, y बराबर 2 हो गया, z बराबर 3 हो गया, ठीक है। तो बच्चों मैंने कहा था आपको, अगर एक भी आपका इसमें गलत होगी, एक
एक भी एंट्री गलत हो गई तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हमारे यहाँ सिर्फ माइनस था, ये गलत, माइनस नहीं प्लस लिख दिया था हमने, तो उसकी वजह से ही गलत हो रहा था, है ना। तो अब ये माइनस लिखते ही एकदम सही हो गया सारा। तो इसको बहुत ध्यान से करना है आपको, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। 8 नंबर पक्के हैं, कर लेना, ठीक है ना। और आपकी बुक में से ही आएगा, एक्सरसाइज में से या एग्जाम्पल में से, इससे बाहर नहीं आने का, ठीक है ना। या अनसोल्ड में से पीछे से कोई सा आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों, कह रहा है 8वें क्वेश्चन को ये खंड करना है, 8 नंबर का क्वेश्चन है। जिस एक्सरसाइज में से ये है ना, ये आपकी 6.5 में से है। इस एक्सरसाइज में से जहां ये क्वेश्चन है, इसके आसपास कुछ ऐसे 5 या 6 क्वेश्चन हैं, ऐसे ऐसे ही। और उन क्वेश्चंस में से, और जो एग्जाम्पल हैं इसी एक्सरसाइज के, और कुछ एग्जाम्पल विविध में हैं इन्हीं के जैसे। इन एग्जाम्पल में से और इन क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आपको जरूर देखने को मिलेगा, गारंटीड, 100% कह रहा हूं, ठीक है ना। लिख कर ले लेना, एक क्वेश्चन पक्का आएगा। तो इसको आप अच्छे से कर लेना, जितने भी क्वेश्चन मैं कराता हूं। वैसे मैंने इस चैप्टर के, इस एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चन करा भी रखे हैं, मेरी वीडियो पड़ी है चैनल पे, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी देख लीजिएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन सारे करा रखे हैं मैंने इस एक्सरसाइज के, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। चलिए इसको देखते हैं क्या कह रहा है। सिद्ध कीजिए कि दी गई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan−1√2 होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक शंकु बना लेते हैं ना, एक शंकु बना लेते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम सब कुछ करेंगे। देखिए, मान लीजिए मैंने ये शंकु बना लिया, ठीक है। अब इस पे मैंने क्या कर लिया, हाइट ले ली इसकी, यहाँ कहीं हाइट ले ली इसकी बीच में, और यहाँ से यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगी आर आपकी, यहाँ से यहाँ तक जो हो जाएगी ये हो जाएगी आर, और ये हो जाएगी स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई एल। ये तिर्यक ऊंचाई हो गई इसकी, ठीक है। और ये आपकी हाइट हो जाएगी एच, ये वाली यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और ये हम एक एंगल ले लेते हैं अल्फा, अल्फा ले लो, या आप थीटा भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं थीटा ही ले लेता हूँ, ये एंगल में हमने थीटा ले लिया, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को करेंगे। देखिए कैसे करते हैं हम इसको। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माना, जो भी हमने ये माना है इसमें लिख लेते हैं ना। हम लिखेंगे इसमें माना शंकु का अर्धशीर्ष कोण, अर्धशीर्ष कोण, ये जो है ना, ये अर्ध, ये पूरा शीर्ष होता है, इसका आधा लिया हमने, अर्धशीर्ष कोण क्या है, थीटा है, ठीक है। ये हमने मान लिया, तो ये थीटा ही दिखाना है हमें, ये tan−1√2 उच्चतम होगा, है ना। महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण ये होता है, हमें यही दिखाना है। तो हमने ये मान लिया कि ये इसका कोण थीटा है, ठीक है। इसके बाद अब अगर देखा जाए, ये थीटा जो होगा ये 0 और π/2 के बीच में होगा। देखो अगर यहां से यहां होता तो ये 90 होता है। अब अगर इसके बीच में कहीं पे हम ऐसे करके ये एंगल ले लेते हैं ये वाला, तो 90 से तो छोटा ही होगा, है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको ये बता देंगे कि ये जो थीटा है ये 90 से क्या है, 0 और 90 के बीच में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ये थीटा करेगा ये बिलोंग करेगा 0 और 90 के बीच में, 0 और π/2 के बीच में, ठीक है ना। अब इसके बाद हम चलते हैं, माना, एक चीज और लिख लो, माना शंकु की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या है ये भाई, ठीक है ना। माना शंकु के आधार की त्रिज्या आर, ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी है, एच मान ली हमने, एच, तथा तिर्यक ऊंचाई एल है, तिर्यक ऊंचाई एल है, ठीक है। ये सब कुछ मानने के बाद अब आप इस वाले ट्रायंगल को देखो, जो ये ट्रायंगल बन रहा है ना, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख लेता हूं। ये तो हो गया आपका एच, यहां से चला गया एल, और ये हो गया आपका आर, ठीक है ना। ये इसको मैंने थोड़ा यहां से इधर को पढ़ा करके ये एक ट्रायंगल बना लिया, है ना। और ये ऐसा है। अब इस एंगल में देखो, अगर मुझे साइन थीटा बनाना हुआ, साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा, लंब बटे कर्ण यानी r/l। तो यहां से आर की वैल्यू क्या आएगी, आर की वैल्यू आएगी एल साइन थीटा। समझ में आ रही है बात, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल साइन थीटा। तो मैं यहां से लिख देता हूं कि आर बराबर एल साइन थीटा। ये समझ लेना कैसे आया है आर बराबर एल साइन थीटा, बाद में बच्चे पूछते रहते हैं कि कैसे आया है। तो ये ट्राइंगल बना, समकोण बना, समकोण में ये हमारी हमने प्रॉपर्टी लगाई, अगर हम इस एंगल से साइन थीटा बनाना चाहते हैं तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण लिखा, r/l, एल इधर पहुंचा दिया, आर बराबर एल साइन थीटा आ गया। इसी तरीके से एच की वैल्यू निकालेंगे,
एच की वैल्यू कैसे निकलेगी, जिसमें एच और कर्ण आ जाए। ये देखो कोस थीटा बना लेते हैं। कोस थीटा क्या होगा, आधार बटे कर्ण, तो आधार एच है, कर्ण एल है, तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच की वैल्यू आ जाएगी एल कोस थीटा। समझ में आ रही है बात, तो एच बराबर एल कोस थीटा आ जाएगा, ठीक है ना, एल कोस थीटा। तो आर एल साइन थीटा, एच एल कोस थीटा आ गया, ठीक है। अब देखिए शंकु का आयतन हम जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं शंकु का आयतन कितना होता है, वी बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इसका आयतन होता है। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको हम डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि हमें महत्तम आयतन दिखाना है। तो महत्तम आयतन दिखाना है तो आयतन का ही हमें क्या करना होगा, डेरिवेटिव करना होगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम थीटा की रिस्पेक्ट में, अच्छा एक तो चीज पहले, ये आर और एच में अलग अलग वेरिएबल में है तो इसको सेम कर लो। हमने ये जो ली ना एल साइन थीटा एल कोस थीटा, ये इसीलिए लिया ताकि ये सेम एक ही वेरिएबल में हो जाए। आर की वैल्यू आ गई एल साइन थीटा, एल साइन थीटा का हो गया स्क्वायर, और एच आ गया एल कोस थीटा। तो यहां से अगर देखा जाए तो v बराबर आपके पास बन गया पाई/3, एल स्क्वायर ये बना और एक एल ये रहा तो एल क्यूब, और साइन स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाई में आ गया कोस थीटा। इतनी बात समझ में आई आपके। यहां से हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, dw/2 थीटा, थीटा की रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dv/d थीटा इक्वल्स टू पाई/3 एल क्यूब। ये तो है कांस्टेंट, इसको तो भेज दो बाहर। अब साइन स्क्वायर थीटा एक फंक्शन, कोस थीटा दूसरा फंक्शन, ठीक है ना। तो पहले फंक्शन का करेंगे, पहले फंक्शन का क्या हो जाएगा, पहले फंक्शन का आपका हो जाएगा पहला जू का तुम साइन स्क्वायर थीटा, कोस थीटा का करेंगे माइनस के साइन थीटा आ जाएगा दूसरे फंक्शन का, प्लस दूसरा फंक्शन जू का तुम कोस थीटा, जू का तुम साइन स्क्वायर थीटा का करेंगे, ये आ जाएगा 2 साइन थीटा और साइन थीटा का कोस थीटा, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आई बात इतनी। तो यहां से मिल जाएगा पाई/3 एल क्यूब, और ये कितना हो जाएगा, माइनस में साइन क्यूब थीटा और प्लस में 2 साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा, 2 साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में आई क्या हुआ है। अब यहां से हम दोबारा करेंगे इसका, ठीक है ना, यहां से हम क्या करेंगे, इसका दोबारा करेंगे। तो इसी पेज पे करूंगा मैं, आगे नहीं जाऊंगा, तो मैं इसको यहां से हटा देता हूं, ठीक है ना, इस चीज को यहां से हटा देता हूं। तो ये आप खुद कर लेना, ठीक है। अब देखिए, एक बार और कर दो, dw/2 थीटा अगेन, यहां से ऊपर है, ठीक है ना, ऊपर, फिर यहां से ऐसे है। अब हम करते हैं, एक बार और किया हमने तो ये क्या आ जाएगा, d2v/d थीटा स्क्वायर, एक बार और किया तो ये तो कांस्टेंट है जो वो बाहर ही रहेगा, पाई/3 और एल क्यूब, ये कांस्टेंट है बाहर ही रहेगा। सबसे पहले साइन क्यूब थीटा का करो, तो ये माइनस में आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का दोबारा करेंगे तो आ जाएगा कोस थीटा। अब इसका करो दोबारा, प्लस 2 इंटू पहला फंक्शन जो का तू साइन थीटा जू का तू दूसरे का करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा का हो जाएगा 2 कोस थीटा, कोस थीटा का करेंगे तो माइनस के साइन थीटा आएगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और माइनस कहाँ लगाएं, माइनस यहाँ लगा देते हैं, ये माइनस हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, प्लस 2 इंटू ये वाला 2 तो दोनों के इंटू में था ना, ये वाला 2 तो दोनों के इंटू में था ना, तो ये अब ये दूसरे के भी इंटू में रहेगा। तो कोस थीटा का किया था हमने, अब की बार कोस स्क्वायर थीटा जू का तू लिखेंगे, अब की बार किसका हो जाएगा, इस साइन थीटा का हो जाएगा, तो साइन थीटा का होता है कोस थीटा, और ये हो जाएगा यहीं पे ही क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना, गुना हो जाएगी इसी में ही। तो पाई/3 एल क्यूब। इन क्वेश्चंस को करने के लिए भाई अवकलन अपना बढ़िया करके आना, ठीक है ना, ऐसा ना हो फिर यहाँ पे दिक्कत हो तुम्हें अवकलन करने में ही। तो ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस के 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, और ये कितना हो जाएगा, माइनस के 2 साइन स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, तो ये माइनस के 4 हो गया और माइनस के 3 हो गया, तो माइनस के 7 हो गया, है ना, माइनस के 7 साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, और एक ये बचा 2 कोस क्यूब थीटा। तो मैं इसको पहले लिख लेता हूँ क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म है, 2 कोस क्यूब थीटा माइनस के 7 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में कोस थीटा, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब डबल डेरिवेटिव निकालने के बाद हमें अधिकतम मान के लिए dv/d थीटा को 0 रखना पड़ेगा, तो हम यहां पे लिख देते हैं अधिकतम
अधिकतम मान के लिए dv अपॉन डी थीटा को जीरो रखना पड़ेगा। तो dv अपॉन डी थीटा ये रहा हमारा यहाँ पे, है ना, ये dv अपॉन डी थीटा, इसको जीरो रखेंगे, तो जीरो रखेंगे तो ये सारा जीरो, है ना, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस, या ऐसा कर लो पाई अपॉन 3 एल क्यूब, यहाँ पे आएगा माइनस के साइन क्यूब थीटा प्लस में 2 साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से ये सारा जीरो में चला जाएगा, खत्म। अब ये माइनस वाला इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से मिला मुझे 2 साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन क्यूब थीटा, इतना साइन क्यूब थीटा, ठीक है। यहाँ से क्या मिलेगा, अब देखो इस क्यूब स्क्वायर क्यूब को अगर मैं अपोन में ले आऊं तो यहाँ से कुछ हो जाएगा, या हो सकता है, या चलो एक काम करो, साइन थीटा से यहाँ से ये काटो और दो कर दो इसको, ठीक है ना, दो हो गया, तो यहाँ से ये कोस स्क्वायर उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर देखे जाए तो टेन थीटा बराबर आ गया आपका रूट 2, ये स्क्वायर इधर रूट 2 में चला जाएगा, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, टेन इनवर्स रूट 2, टेन इनवर्स रूट 2, तो थीटा की वैल्यू तो ये आ गई जो उसने कही थी, वो तो हमने प्रूफ कर दी। लेकिन अब हमें ये देखना है कि क्या ये इस वैल्यू पर, थीटा की इस वैल्यू पर हमारा फलन उच्चतम, जो हम फलन लेके चले थे ये आयतन, ये उच्चतम भी है या नहीं है ना, वो देखना पड़ेगा। तो इसका मतलब है ये वाली वैल्यू थीटा की d2v अपॉन डी थीटा स्क्वायर में कहीं ना कहीं रखो, फिक्स करो, इसको देखो, ये ऋणात्मक आना चाहिए, उच्चतम होने के लिए ऋणात्मक आना चाहिए d2v अपॉन डी थीटा स्क्वायर, ठीक है। अगर ये ऋणात्मक आ गया तो हमारा काम बन जाएगा, तो हम इसको ऋणात्मक देखेंगे अभी। तो अब देखते हैं इसको, ठीक है, यहां से हम कुछ कुछ चीजों का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक आया था 2 कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा है ना, वो रख देते हैं यहाँ पर इस वाले में, इसको बना लेता हूं मैं 2, पहली कहीं बनी नहीं थी, तो चलो इसको पहली ही बना लेते हैं ना, ये पहली हो गई, और इसको बना लेता हूं मैं यहाँ पे 2, ये दूसरी हो गई। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो हमारे पास जो ये d2v अपॉन डी थीटा स्क्वायर है, ये देखना है हमें क्या हो जाएगा हमारा, है ना, तो ये हमारा हो जाएगा एल पाई बाई थ्री एल क्यूब। अब यहाँ पे माइनस के कोस क्यूब थीटा था, है ना, तो उसको तो जू का तू रहने दो, 2 कोस क्यूब थीटा, फिर माइनस में था यहाँ पर 7 साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा था, तो 7 को जू का तू रहने दो, और जो वो साइन स्क्वायर थीटा था ना, उसकी जगह हम लिख देंगे यहाँ पर 2 कोस स्क्वायर थीटा। देखिए ये तो है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा, मैं यहाँ से ये लिख देता हूँ, यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये बनाई मैंने 2, ये बनी थी 1, है ना, इसको मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि ये मोटी मोटी दिख हो जाए, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा, अब हम यहाँ रख देंगे ये, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा ये मैंने यहाँ पे रख दिया, और एक कोस थीटा यहाँ पहले से रखा था, और यहाँ पे ये हो जाएगा। अब देखो इसको जरा, कितना हो गया, पाई/3 एल क्यूब, ये हो जाएगा 2 कोस क्यूब थीटा माइनस 7×2 = 14 कोस क्यूब थीटा, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका पाई/3 एल क्यूब, कितना हो जाएगा, 2 में से 14 गए, माइनस के 12 कोस क्यूब थीटा। अब ये माइनस के 12 जो है बाहर आ जाएगा, और 3 से कटेगा, 3 चौके 12, तो ये हो गया माइनस के 4 पाई/एल क्यूब कोस क्यूब थीटा। अब हमें ये देखना है, ये कोस क्यूब थीटा अगर ऋणात्मक हो गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये पॉजिटिव रहना चाहिए, तो कोस क्यूब थीटा तो जो है, कोस क्यूब थीटा तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा पहले अंतराल में, इन 0 to π/2, क्योंकि थीटा हमारे पास 0 to π/2 ही तो है, तो ये कोस क्यूब थीटा तो इसमें पॉजिटिव ही रहेगा। अगर कोस थीटा पॉजिटिव है तो कोस क्यूब थीटा भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना, ये कोमा है यहाँ पर, ये अलग है, ठीक है, ये अलग है, तो इसका मतलब ये ऋणात्मक ही रहेगा आपका, ये ऋणात्मक ही रहेगा पूरा, ये माइनस कहीं नहीं जाएगा, है ना, तो ऋणात्मक है, तो इसका मतलब ये, इसको हम लिख सकते हैं लेस देन जीरो, लेस देन जीरो,
ये जो है ना माइनस के 4 पाई L³ कोस क्यूब थीटा माइनस में, तो ये लेस देन जीरो है, इसके आगे लिख देना है यहाँ लेस देन जीरो। ठीक है, अतः जो हमारा आयतन है वो उच्चतम होगा, जो हम आयतन लेके चले थे। ठीक है ना, अतः थीटा बराबर tan इनवर्स √2 पर आयतन महत्तम होगा, महत्तम होगा। ठीक है ना, अतः आप यहाँ पे क्वेश्चन वाली लाइन लिख दो, अतः दिए गए तिर्यक ऊंचाई वाले, दिए गए अतः दिए गए तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan−1 √2 होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आप समझ गए होंगे। ठीक है ना, यहाँ पे मैं इसको ब्लू कलर से कर देता हूं। इससे ही पता रहेगा कि ये जो वैल्यू मैंने पुट करी है, ये वाली वैल्यू पुट करी है 2 cos² थीटा। ठीक है ना, ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अवकल समीकरण ये दे रखी है, इसका एक विशिष्ट हल ज्ञात करना है जबकि y बराबर -1 और x बराबर 0 हो। तो चलिए इस अवकल समीकरण को देखते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा भाई, अगर देखा जाए x माइनस वाई मल्टीप्लाई में है आपके dx प्लस dy और इक्वल्स टू है आपका dx माइनस dy। अगर मैं इसको पूरी समीकरण को dx से डिवाइड कर दूं, dx से डिवाइड कर दूं, तो इस पूरे के अपॉन में भी dx आ जाएगा और इस पूरे के अपॉन में भी dx आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? अब देखो ये dx यहाँ पे दो टर्म्स हैं, जब इनकी गुना करूंगा इन दो टर्म्स में ही करूंगा, इनकी भी गुना में, है ना। तो एक बार इसके अपॉन में लिख सकता हूँ, एक बार इसके अपॉन में लिख सकता हूँ। x माइनस वाई तो गुना में है, ये तो दोनों में आएगा, तो जब इसके अपॉन में लिखूंगा तो 1 हो जाएगा, और जब इसके अपॉन में लिखूंगा तो dy अपॉन dx हो जाएगा। ठीक है ना, इक्वल्स टू dx अपॉन dx लिखूंगा तो 1 आ जाएगा, dy अपॉन dx लिखूंगा तो ये dy अपॉन dx हो जाएगा। अब यहां से मुझे क्या करना है, यहां से देखिए इसकी गुना कर लेते हैं अंदर, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और इक्वल्स टू ये आ गया 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। ये डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म एक तरफ कर लो, तो यहां से आ गया x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये आ गया प्लस में डी वाई बाई डी एक्स इधर, और ये जो टर्म है x माइनस वाई की ये चली गई उधर, तो ये हो जाएगी 1 माइनस एक्स माइनस वाई। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या मिलेगा, x माइनस वाई प्लस 1 मिलेगा और इंटू में आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। और यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे मिलेगा 1 माइनस एक्स माइनस वाई, 1 माइनस एक्स माइनस वाई। इसको इसके अपॉन में ले जाऊंगा तो डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन, इसको भी अगर मैं ऐसे लिख लूँ 1 प्लस एक्स माइनस वाई, 1 प्लस एक्स माइनस वाई, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं मेरे पास। ठीक है ना, तो 1 प्लस एक्स माइनस वाई हो जाएगा, है ना। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इसको। यहाँ हम क्या करते हैं, एक्स देखो ये ना तो हमारी वो वाली समीकरण बन रही है जिसको हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस, है ना, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, ना तो ये वो बन रही समघातीय वाली जिसे कहते हैं ना समघातीय अवकल समीकरण, वो नहीं बन रही है। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वेरिएबल चेंज करते हैं, है ना। हम यहाँ पे पुट करते हैं, पुट x माइनस वाई बराबर जेड, जेड नया वेरिएबल ऐड करते हैं इसमें। अब देखो इसको हम dw_r2x करो, इस समीकरण को dw_r2x इस समीकरण को, तो x के रिस्पेक्ट में x का तो 1 हो जाएगा, y का dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और z का dz अपॉन dx हो जाएगा। तो यहां से अगर dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करना चाहो तो यहाँ पे क्या निकलेगी आपकी वैल्यू, यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स चला जाएगा इधर और dz अपॉन dx आ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस dz अपॉन dx। तो क्या ये dy बाई डी एक्स वाली वैल्यू मैं वहां पे रख सकता हूँ, एक तो ये आ गया, एक ये आ गया, समीकरण 1 व 2 से, है ना। तो देखो ये भी dy बाई डी एक्स है, ये भी dy बाई डी एक्स है, तो इसकी
लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगी। तो समीकरण 1 व 2 से लिख दो यहाँ पर, समीकरण 1 व 2 से यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे जेड रख दूंगा और ये 1 प्लस यहाँ पे भी जेड रख दूंगा, है ना, एक्स माइनस वाई की जगह जेड रख दिया मैंने। अब देखो डी जेड अपॉन डी एक्स अगर मैं प्लस करना चाहूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी जेड अपॉन डी एक्स, है ना, डी जेड अपॉन डी एक्स उधर चला गया और ये पूरी टर्म इधर आ गई, तो 1 माइनस मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस जेड अपॉन 1 प्लस जेड। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे हम इसको 1 प्लस जेड लिख लेंगे, माइनस माइनस के अंदर गुना करेंगे, माइनस 1 प्लस जेड और अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस जेड। ठीक है ना, तो 1 से 1 कैंसिल आउट होगा, तो ये क्या मिलेगा मुझे, डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, ये मिलेगा 2 जेड अपॉन 1 प्लस जेड। इसको तो सॉल्व कर सकते हैं हम वेरिएबल सेपरेबल से, तो 1 प्लस जेड इधर जाएगा और 2 जेड उसके अपॉन में आएगा और यहाँ पे डी जेड बचेगा और डी एक्स को हम इधर ले जाएंगे, यहाँ पे 1 बचा और डी एक्स आ गया इधर। अब हम क्या करेंगे, समाकलन करने पर, है ना भाई, अवकल समीकरण को सॉल्व करने के लिए समाकलन तो करना ही पड़ता है। तो समाकलन करने पर जब हम समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा समाकलन 1 प्लस जेड अपॉन 2 जेड डी जेड और यहाँ पे आ जाएगा समाकलन 1 डी एक्स। इज दैट क्लियर। अब देखो इसको मैं अलग अलग लिख लूंगा, 1 अपॉन 2 जेड डी जेड प्लस जेड अपॉन 2 जेड करूंगा तो 1 अपॉन 2 बचेगा, बस 1 अपॉन 2 जेड और इक्वल टू 1 डी एक्स। अब यहाँ से क्या होगा, 1 अपॉन 2 तो बाहर हो गया और 1 अपॉन जेड का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन लॉग जेड प्लस 1 अपॉन 2 तो बाहर आ गया, तो यहाँ पे जेड 1 का क्या हो जाएगा, ये डी जेड है भाई, डी जेड, तो 1 अपॉन 2 तो बाहर आ गया, तो डी जेड का खाली जेड हो जाएगा और इक्वल टू एक्स 1 का हो जाएगा यहाँ पर एक्स। ठीक है, एक कांस्टेंट आर्बिट्रेरी हम जोड़ देंगे, समाकलन गुणांक हम जोड़ देंगे, ठीक है ना। अब समाकलन अचर है, सॉरी ये, अब देखिए यहाँ से अगर ये दो हटाना हो मुझे तो चलो दो नहीं हटाते हैं ना, अभी हम क्या करते हैं, जेड की वैल्यू वापस कर देते हैं, तो 1/2 ये हो जाएगा लॉग एक्स माइनस वाई प्लस 1/2 एक्स माइनस वाई और बराबर एक्स प्लस सी। इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है ना, समीकरण नंबर 3। अब यहां ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, उसने कहा था कि जब x बराबर अगर 0 हो तो y बराबर -1 होगा, तो x बराबर 0 पर y बराबर -1 रखने पर ये हमने इसमें रख दिया, तो यहां से x बराबर 0 जब आएगा तो ये कितना हो जाएगा, लॉग x, ये 0 हो गया, y की वैल्यू -1 रखेंगे तो +1 होगी, तो log 1 आ गया और प्लस 1/2 एक्स की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू -1 होगी, तो माइनस माइनस प्लस 1 आ गया बराबर x की वैल्यू 0 हो गई प्लस c आ गया। तो यहाँ से देखो कितना हुआ, log 1 की वैल्यू तो 0 हो गई, 0 होते ही ये पूरा 0 हो गया, तो c की वैल्यू यहाँ से 1/2 आ गई, c की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। अब ये c की वैल्यू उठा करके वापस इसी इक्वेशन में पुट करनी है, तो समीकरण 2 से आ जाओ, समीकरण 2 सॉरी समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 ये कहती है कि 1/2 लॉग एक्स माइनस वाई प्लस 1/2 एक्स माइनस वाई बराबर एक्स प्लस 1/2, सी की वैल्यू रख दी हमने। ठीक है ना, अब यहां देखो दो इसके भी बटे में है पूरी टर्म के, इस पूरी टर्म के भी बटे में, इस पूरी टर्म के भी बटे में, बस इसके नहीं है, तो यहां पे भी कर दो, 2/2 लगा दो, सबके अपोन में हो गया। अब सबके अपोन में हो गया तो 2 को हम हटा सकते हैं, काट सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, 2 को हम इधर से भी कॉमन ले लेंगे और इधर से भी कॉमन ले लेंगे और काट देंगे, तो 2 से 2 ये नीचे वाले सारे हट जाएंगे। ठीक है, अब देखो हमारा क्वेश्चन कितना आसान हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका लॉग एक्स माइनस वाई बराबर, ये एक्स वाई भी उधर चले जाएंगे, ये एक्स उधर जाएगा तो 2x में से x घट करके x आ जाएगा, y उधर जाएगा तो y प्लस हो जाएगा और इधर प्लस के 1 ये रखा हुआ ही है। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा आंसर, ये हमारा हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूं आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है ना, सोचने पर मजबूर कर देगा आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अवकल समीकरण को अच्छे से पढ़िएगा, एक क्वेश्चन बढ़िया वाला वहां से आएगा ये ऐसे टाइप का। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन हमारा है 9th क्वेश्चन, इसके दो पार्ट हैं, दोनों करेंगे हम। यहाँ पर करना आपको एक ही है, ठीक है ना, 8 नंबर का समाकलन करना है इसका। तो देखिए आसान क्वेश्चन है ये भी, देखो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस साइन 2x को लिख सकता हूं मैं 2 साइन एक्स कोस एक्स, 2 साइन एक्स कोस एक्स
और अपॉन में इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कोस टू एक्स को मैं लिख सकता हूँ 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और इंटू में ई की पावर एक्स चल ही रहा है, और बाहर है डी एक्स आपका। अब यहाँ से क्या हो जाएगा समाकलन, यहाँ पे ये हो जाएगा 2। अब देखो इस 1 से ये 1 कट गया, इस 2 के अपॉन में भी 2 कोस स्क्वायर एक्स लिख दो, और इसके भी अपॉन में 2 कोस स्क्वायर एक्स लिख दो, तो 2 अपॉन 2 कोस स्क्वायर एक्स, और प्लस में 2 साइन एक्स मल्टीप्लाई कोस एक्स, और उसके अपॉन में भी 2 कोस स्क्वायर एक्स लिख दो, और पूरे के मल्टीप्लाई में ई की पावर एक्स यहाँ पे चल ही रहा है। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कटा, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स हो गया आपका सेकेंड स्क्वायर एक्स, प्लस 2 से 2 कट गया, कोस से कोस कट गया, साइन अपॉन कोस हो गया आपका टेन एक्स और डी एक्स, ई की पावर एक्स और डी एक्स। अब वैसे तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, है ना, एक फॉर्मूला हमारे पास यहाँ से डायरेक्ट है कि अगर आपके पास, देखो फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं आपको, अगर चलो वो मैं साइड में बता दूंगा फॉर्मूला, तो या पहले मैं आपको इसे पूरा करके दिखा दूँ, क्योंकि 8 नंबर का है भाई, कुछ तो लिखना पड़ेगा ना हमें इसमें। तो हम क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग इनको लिख लेते हैं, ई की पावर एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स टेन एक्स डी एक्स। ठीक है ना, तो जब हम समाकलन में प्रोडक्ट वाला रूल लगाते हैं तो सेकंड फंक्शन हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे एक को, और दूसरे को मानेंगे सेकंड। तो आइलेट के हिसाब से एक्सपोनेंशियल को हम सेकंड फंक्शन मानते हैं, तो एक्सपोनेंशियल को हमें सेकंड फंक्शन मानना पड़ेगा। ये ऐसा क्वेश्चन है, इसमें हमें इन दोनों में से किसी एक को सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो ये वाली जू की तू रहने दो, इस वाले को सॉल्व करेंगे। तो ये तो रहेगा ई की पावर एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, प्लस इस वाले को सॉल्व करेंगे, ये फर्स्ट मान लिया हमने और ये सेकंड मान लिया ई की पावर एक्स। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहता है टेन एक्स का टेन एक्स, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन आता है, तो सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन जू का तू रहेगा, ये तो हो गया। फिर माइनस लगेगा, फॉर्मूले का इंटीग्रेशन आएगा, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन आएगा, यानी टेन एक्स का हो गया सेक स्क्वायर एक्स, दूसरे का इंटीग्रेशन आएगा ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, और यहाँ पे लगेगा डी एक्स। ठीक है ना, प्लस में आएगा सी। अब देखो ई की पावर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, एक तो ये रखा हुआ है, प्लस ई की पावर एक्स टेन एक्स, ये अलग हो गया, माइनस समाकलन ई की पावर एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी। अब देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एक ही है ना, और प्लस माइनस में कट गई, यहां से आ गया आपका आंसर ई की पावर एक्स टेन एक्स और प्लस में सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये तो 8 नंबर में था, आपको इसमें करना ही करना था, ही आप डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते, लेकिन यहां से आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, M2, है ना। एक फॉर्मूला आपके पास ये कहता है कि अगर समाकलन आपके पास ऐसा फंक्शन आ जाए ई की पावर एक्स और एफ एक्स रखा हुआ हो और उसका एफ डैश एक्स रखा हुआ हो आपके पास, ठीक है ना, तो आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ई की पावर एक्स और फंक्शन एक्स, फंक्शन और प्लस में सी। अब देखो मेरे पास यहाँ था ई की पावर एक्स और फंक्शन मेरे पास था टेन एक्स, और उसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ था, और ये डी एक्स था। देखो यही है क्या सेम, ई की पावर एक्स है फिर टेन एक्स है प्लस सेक स्क्वायर एक्स है, तो यही तो है मेरे पास ई की पावर एक्स गुना में टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स। तो मैं इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकता क्योंकि ये मेरा फंक्शन है और इसका डिफरेंशिएशन ये होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता था ई की पावर एक्स और टेन एक्स प्लस सी। ठीक है ना, ये डायरेक्ट भी हम इसको कर सकते थे, अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये 8 नंबर में है तो आपको ये डायरेक्ट नहीं करना है। ठीक है ना, आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x+5, नीचे से हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना, नीचे से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो x माइनस वन बचा, और इसी तरह -1 यहां से कॉमन लिया तो ये भी x माइनस वन बचा। तो यहां से क्या हो जाएगा समाकलन 3x+5 और अपॉन में x माइनस वन दोनों में से कॉमन ले लिया तो यहां से बचेगा x स्क्वायर माइनस वन डी एक्स, है ना, ये तो चल ही रहा है। और यहां से मेरे पास आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा समाकलन 3x+5। अब इसको मैं एक बार x माइनस वन एक बार x+1 लिख सकता हूं, और x माइनस वन पहले से रखा है तो यहाँ पे आ जाएगा एक तो x+1 आ जाएगा और एक x माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपको आंशिक भिन्न से करना पड़ेगा। ठीक है ना, अब इसको आंशिक भिन्न से करो। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं माना, इसको 3x+5 को करके देखते हैं, 3x+5 अपॉन x+1 और x माइनस वन का होल स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं a अपॉन x+1 सिंगल फैक्टर, प्लस ये डबल है ना तो एक बार b अपॉन x+1 और एक बार c अपॉन
एक्स प्लस वन का, सॉरी एक्स माइनस वन आएगा भाई, इसमें ये माइनस वन आएगा और इसमें भी माइनस आएगा, एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वन का स्क्वायर, ऐसे हम इसको लिखेंगे। तो यहां से ये क्या होगा, देखो इसको दोबारा फिर लिखेंगे, 3x+5 अपॉन एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन और प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन, ये तो कर ही लोगे आप, ठीक है। अपॉन में आएगा एलसीएम इनका एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, ये एलसीएम आ गया। अब देखो नीचे वाले से नीचे वाला कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन बची 3x+5 इक्वल्स टू ए इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन। इसको हम क्या बना लेते हैं, इसको हम सेकंड इक्वेशन बना लेते हैं, यहाँ हम इसको फर्स्ट बना लेते हैं और इसको हम बना लेते हैं सेकंड, हम इसको आई मान लेते हैं कि ये आई है। आगे चलते हैं। अब देखो इस समीकरण दो में आपके पास फैक्टर बन गई है ना, इन फैक्टर से आसानी से आप एबीसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब क्या करो, इनमें बारी बारी वैल्यू पुट करते रहो जिससे ये फैक्टर जीरो हो जाए। एक बार इस फैक्टर को जीरो कर लो, एक बार इस फैक्टर को जीरो कर लो, अलग अलग वैल्यू निकल जाएगी। तो एक बार हमने पुट किया इसमें x बराबर वन, जब x बराबर वन पुट करेंगे तो ये वाला फैक्टर जीरो हो जाएगा, ये वाला फैक्टर जीरो हो जाएगा, ए बी खत्म हो जाएंगे, सी की वैल्यू निकलेगी डायरेक्ट x बराबर वन समीकरण दो में रखने पर, ठीक है। तो क्या मिलेगा देखो, ये हो जाएगा 3 × 1 + 5 इक्वल्स टू ए इंटू ये हो जाएगा जीरो प्लस बी इंटू ये भी हो जाएगा सारा जीरो प्लस सी इंटू वन प्लस वन। तो ये हो जाएगा 5 और 3 8 बराबर सी गुना में दो, तो ये दो चौका 8, यानी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी बराबर आपके 4 आ जाएगा। सी बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सी की वैल्यू आ गई। अब आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू -1 रख सकते हैं, एक्स बराबर -1 समीकरण दो में रखने पर एक्स बराबर -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा -3 + 5 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा ए इंटू -1 -1 -2 -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और प्लस, अब देखो -1 अब की बार ये वाला फैक्टर जीरो कर देगा इस सबको, तो यहाँ पे आ जाएगा बी इंटू फिर से जीरो आएगा प्लस यहाँ पे -1 रखेंगे ये भी जीरो हो जाएगा, तो सी गुना में ये भी जीरो हो गया। तो 5 में से 3 के कितने बचेंगे, 2 बराबर 4 गुना ए। तो इससे इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 नीचे आएगा, तो ए की वैल्यू यहां से आ जाएगी ए बराबर 1/2। ए की वैल्यू आ गई 1/2। अब आपके पास ए भी आ गया, सी भी आ गया। अब आप इसमें कोई भी वैल्यू रख लो एक्स की, बस बी निकालना है आपको। तो हम सबसे छोटी वैल्यू रखेंगे जीरो, एक्स बराबर जीरो रखने पर। तो एक्स बराबर जब जीरो रखेंगे तो इधर तो बचेगा सिर्फ 5, ये जीरो हो जाएगा ये वाला फैक्टर। यहाँ पे जीरो रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ए की वैल्यू है 1/2, तो 1/2 यह आ गया प्लस, अब बी की वैल्यू मुझे निकालनी है तो बी को मैं जू का तू रखता हूं और यहाँ पे मैंने जीरो रखा है तो -1 आएगा, ये -1 आ गया और ये 1 आ गया क्योंकि यहाँ पे भी मैंने जीरो रखा है। और सी की वैल्यू मेरे पास है 4, वो मैंने रख दी। एक्स की वैल्यू जीरो रखूंगा प्लस 1 आ जाएगा, तो 1 ही आ जाएगा बस। तो यहाँ से 5 - 1/2 और एक ये माइनस में 4 आएगा इधर और इक्वल्स टू माइनस में बी बचेगा, ठीक है। तो 5 में से 4 गया, एक बचा, एक में से 1/2 गया, 1/2 बचा। तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस बी की वैल्यू 1/2 आई। तो अगर बी की वैल्यू मैं फाइंड करूं तो वो माइनस की 1/2 आएगी, ठीक है, माइनस की 1/2 आएगी। तो तीनों वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब ये तीनों वैल्यू उठा करके बस इसमें रखनी है यहाँ और इस पूरी का इंटीग्रेशन करना है। इसको भी मैं बना लेता हूँ समीकरण नंबर, चलो मैं यहाँ पे कैपिटल एक्स बना लेता हूँ या वाई बना लेता हूँ, कुछ तो बनाना पड़ेगा ना इसको। ये समीकरण पी बना लेता हूँ, इसको पी का यहाँ पे कोई रोल नहीं है ना, पी बन जाएगा। तो समीकरण पी से अब ये ए बी सी की वैल्यू सारी उठा करके मुझे यहाँ पे रखनी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, समीकरण पी में ए बी सी के मान रखकर समाकलन करने पर तो देखिए इस पर समाकलन करेंगे हम। इसका समाकलन जो होगा ये आ जाएगा 3x + 5 अपॉन
एक्स प्लस एक और एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर डी एक्स, इधर का भी समाकलन हो गया और इधर का भी समाकलन होगा। ए की वैल्यू क्या थी, 1/2 और अपॉन में आएगा एक्स प्लस वन डी एक्स। बी की वैल्यू क्या थी, प्लस में 4, तो 4/एक्स माइनस वन आएगा डी एक्स। फिर सी की वैल्यू क्या थी, सी की वैल्यू माइनस, एक मिनट दोबारा देख लेते हैं, सी की वैल्यू 4 थी, बी की वैल्यू -1/2 थी। तो यहाँ पे हम बी की वैल्यू -1/2 रख देते हैं, -1/2। और सी की वैल्यू कितनी है, 4, और अपॉन में है एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर डी एक्स। सबका समाकलन कर दिया अलग अलग, ठीक है ना। तो देखो यही तो हमें निकालना था। अब इसका आ गया हमारे पास, ये इजीली कर पाएंगे हम। 1/2 बाहर, 1/x+1 dx। यहाँ से माइनस के 1/2 बाहर, ये भी आएगा 1/x-1 dx। यहाँ से 4 बाहर, 1/x-1 का होल स्क्वायर dx। इसको मैं ऊपर ले जा सकता हूँ और इजीली इसका कर सकता हूँ, क्योंकि ये लीनियर पावर है एक्स की। एक्स की क्या है, लीनियर पावर है, तो मैं इसको ऊपर ले जाके भी कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा x-1 की पावर -2 dx, ठीक है। अब देखो ये हो गया आपका 1/2 log x+1, ये हो गया आपका -1/2 log x-1, प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 4 इंटू एक्स की पावर -2 है, तो -2 + 1 अपॉन -2 + 1। तो ये आ जाएगा x-1 की पावर -2 + 1 -1 अपॉन -2 + 1 -1, और प्लस में आएगा c। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 1/2, कॉमन ले लो, ये बना log x+1 माइनस log x-1, और इसमें से नहीं लेते भी कॉमन, ये मिला -4, और इंटू में 1 अपॉन ये नीचे आ जाएगा x-1 + c, ठीक है। यहाँ से 1/2 log m माइनस log n, तो log m अपॉन n, तो ये हो जाएगा x+1 ऊपर x-1 नीचे, ठीक है, और माइनस में 4 अपॉन x-1 प्लस में आएगा c, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका ये आंसर आ गया, बस यही आपका आंसर है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे, और मैंने आपको पूरा आंसर यहाँ पर करा दिया, ठीक है, ये वाला पेपर पूरा करा दिया। अब आपको इसको अच्छे से कर लेना है। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है ना, कमेंट में पूछ सकते हैं प्रॉब्लम को। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं। और पीडीएफ जो होगी, पीडीएफ जो होगी वो आप टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। लिंक उसकी क्या है, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में है। लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन में, लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, ठीक है ना। वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, पीडीएफ डाउनलोड करो, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अभी मैं आगे के भी सारे आपको सेट कराऊंगा, ठीक है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छी तैयारी करते रहिए। शुक्रिया।